नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इधर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की मंत्री जिनके पास सतर्कता विभाग है, आतिशी मारलेना, इनका चीफ सेक्रेटरी के प्रति कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर के एक कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सौंपी, जिसमें मार तमाम आरोप लगा दिए गए चीफ सेक्रेटरी के बेटे के ऊपर। अब ये चीफ सेक्रेटरी कब बने हैं, इनके बेटे का उस पूरे जमीन अधिग्रहण मामले से कब का लेना देना है, ये सब चीजें भी अगर भूल जाएं या उनको अनदेखा करें तो भी इतने समय बाद अचानक इनकी ये तंद्रा क्यों भंग हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज एक और मामला जो है वही आतिशी मारलेना ने एक अस्पताल को लेकर के भी कुछ उसी तरह के दावे किए, उसी तरह की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को सौंपी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में माजरा है क्या, और जो आरोप ये लगा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं, बदले की भावना से प्रेरित हैं, या इसमें कोई सीरियसनेस है। चलिए सीधे जुड़ लेते हैं जाने माने विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता विजय सरदाना साहब के साथ, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, ये अचानक चीफ सेक्रेटरी के प्रति इनका जो ये प्यार उमड़ आया है, इसकी क्या वजह मानते हैं? कहीं इसके पीछे वो शराब घोटाले वाली चीफ सेक्रेटरी की फाइल तो नहीं है, जो उन्होंने सबसे पहले इनका शराब घोटाले का मामला उजागर किया था और जिसकी वजह से इनके 2 करीबी सहयोगी जा चुके हैं अंदर, और अब इनका भी नंबर है, कभी भी बुलावा आ सकता है ईडी की तरफ से और कभी भी इनकी जेल यात्रा शुरू हो सकती है। तो वो मसला है, कुछ और मसला है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए सर, ये जो घटनाक्रम है ये 2018 को शुरू हुआ था। ये आज की बात नहीं है, 5 साल पुरानी बात है। और तब से लेकर अभी तक केजरीवाल साहब को ये समझ में नहीं आया कि वहां घपला हुआ है। शायद ये खुद ही अपने घपलों में इतने बिजी थे कि इनको बाकी कुछ समझ में नहीं आया। अब कुल मिला के बात ऐसी है सर, जो इसकी भूमिका वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का टेन्योर हो रहा है पूरा। मेरे ख्याल से नवंबर एंड में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। और क्योंकि जिस तरह से अभी सारी कार्रवाइयां चल रही हैं राज्य सरकार में, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, और अभी भी मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील कर रखी है कि अपॉइंटमेंट पोस्टिंग किसकी होगी वगैरह वगैरह। तो इनको, केजरीवाल साहब को ये लगता है कि कहीं केंद्र सरकार या एलजी के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार कहीं चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्टिंग है या जो उनकी जिसको कहते हैं कि टेन्योर है उसको एक्सटेंड ना कर दे। क्योंकि कानून के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, क्योंकि दिल्ली एक, जिसे हम कह सकते हैं कि फुल स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो एक हाइब्रिड मॉडल है दिल्ली का, और उसकी कंट्रोल क्योंकि केंद्र सरकार को अपने पास रखनी है, तो चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब सवाल इस बात को लेके आता है कि मान लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हो जाते हैं अपने टेन्योर खत्म होने पे, तो नया जो चीफ सेक्रेटरी आएगा वो भी तो मोदी सरकार ही अपॉइंट करेगी। तो केजरीवाल साहब को तो ये पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बदला है कि भाई तुमने मुझे तंग किया, मेरे मंत्रियों को जेल भिजवाया, अब मैं तुम्हें कुर्सी पे नहीं रहने दूंगा। मेरी शीश महल की फाइल तुमने खुलवाई, मेरे को
परेशान होना पड़ रहा है। ये दारू की फाइलें खुल गई हैं, चोरी की फाइलें खुल गई हैं, डीटीसी की खुल गई हैं, करीब 30-35 छोटे बड़ी इंक्वायरियां चल रही हैं। और दिल्ली सरकार में सर्वोच्च अधिकारी होता है चीफ सेक्रेटरी, और बगैर उसकी इजाजत या परमिशन के कोई इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं से तो कंसेंट लेना पड़ेगा। तो केजरीवाल साहब को तो ये पता है कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी उनकी इंक्वायरीज अभी हो रही हैं वो सीधी लॉजिकल कंक्लूजन पे जाएंगी, और उसमें कईयों को जेल हुई है, कईयों और का नंबर है। अब केजरीवाल साहब सोच रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, ये वो जानते हैं या सीबीआई जानती है या ईडी जानती है। अब सवाल इस बात का है कि ये मसला है क्या, जो आपने सवाल पूछा। जी हाँ, जी हाँ। तो सर मसला है एक 19 एकड़ जमीन के टुकड़े को लेकर, और ये मसला आज का नहीं 2018 का है। आपको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक एनएचएआई का काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो एयरपोर्ट के, दिल्ली एयरपोर्ट के बैक साइड से द्वारका और गुड़गांव को कनेक्ट करते हुए जो उस तरफ की जो डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे काफी सारा, क्योंकि एयरपोर्ट होने से तो काफी बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स वहां आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं। तो वहां पे ट्रैफिक जैम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास काफी ट्रैफिक जैम रहता है, हम सबको पता है कि वो एयरपोर्ट आप चले जाएं तो मतलब दिल्ली गुड़गांव के बीच में अगर सबसे ज्यादा कहीं ट्रैफिक जैम होता है तो वो आपका एयरपोर्ट के आसपास का एरिया सबसे ज्यादा जैम होता है। तो उसको डीकंजेशन करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लानिंग की गई उसके आसपास, क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है तो आसपास की जमीनों के अंदर भी काफी सारे काम होंगे, और एनएचएआई को भी और जमीन चाहिए होगी एक्सपेंशन के लिए वगैरह वगैरह। तो 2018 में एनएचएआई ने ये जमीन खरीदी करीब 19 एकड़ जी। और उस समय इस जमीन की जो कीमत लगाई गई थी वो लगाई गई थी 41.52 करोड़। और 41.52 करोड़ रुपए लगाई थी, तो जैसा अक्सर होता है सर कि लोग शुरू में तो जमीनें दे देते हैं, और एनएचएआई ने जमीन ले ली, और फिर लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं कि साहब मुआवजा कम था, हमें दिलाया जाए। यमुना एक्सप्रेसवे के समय भी यही हुआ, बाकी जगह भी यही हुआ। थैंकफुली दिल्ली मेट्रो जब बन रहा था तो कानून में लिख दिया गया था कि जो जमीन की कीमत तय की जाएगी उसके आगे कोई एस्केलेशन नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई झगड़ा कोर्ट में नहीं जाएगा, नहीं तो मेट्रो बन ही नहीं पाती, जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोगों ने तमाशे करने की आदत बना रखी है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, जमीन का मुआवजा कम है, हमें बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। एनएचएआई ने कहा कि जब जो मार्केट रेट के हिसाब से जो सही बनता था वो हमने दिया। जी। ये जो एलोकेशन हुआ था ये एडिशनल डीएम जो एरिया के थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने 41.52 करोड़ की ये जमीन दे दी। अपील के लिए गए। जब ये अपील के लिए मुद्दा गया तो जो अभी जिस झगड़े की बात हो रही है, जिस डीएम के कारण, उससे पहले वहां 3 डीएम और आए थे। इस बात को हमें समझना होगा। 2000 फरवरी 2019 से लेकर जून 2022 इस बीच 3 डीएम और आए थे उस एरिया में। डीएम का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो डीएम जो है वो आर्बिट्रेटर का काम करता है। तीनों डीएम ने कहा कि नहीं, जो मुआवजा दिया गया है 41.52 करोड़ रुपए वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन लोग प्रोटेस्ट करते रहे। फिर एक डीएम आए, हेमंत कुमार, और ये आए और इन्होंने उस मुआवजे को 41.52 करोड़ से बढ़ाकर 353.79 करोड़ कर दिया। और एनएचएआई ने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या तरीका है, ये पैसा किस बात का, क्योंकि देना तो एनएचएआई को था और केजरीवाल की जेब से कुछ नहीं जाता, डीएम की जेब से कुछ नहीं जाता, क्योंकि देना तो जिसने जमीन ली है उसको है। उन्होंने इस जो आर्बिट्रेशन जो डिसीजन था इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये मुद्दा चला गया कोर्ट में। सीएस ने ऑफिशियल मीटिंग में बुला के इस बात को कहा कि आप इस तरह के डिसीजन क्यों ले रहे हैं, आप एज पर प्रोसीजर जाइए, इस तरह की प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए डेवलपमेंट वर्क में।
डीएम ने सीएस की बात को नहीं माना क्योंक53 शायद चीफ मिनिस्टर के लोग होंगे, क्योंकि यहां भी वो घपला हो सकता है कि जो 42-41 करोड़ की जगह 553 करोड़ रुपए अगर मुआवजा मिलेगा तो शायद आम आदमी पार्टी को भी 100 करोड़ का चंदा मिल सकता होगा। आप इसका दूसरा एंगल ये भी देखिए। तो ये भी केजरीवाल ने कोई साठ-बाट की होगी उन जमीन वालों से कि नहीं तुम करो और मैं डीएम को बोलूंगा ये दिएगा और एनएचआई से हम पैसा दिलवाएंगे, फिर बांट लेंगे आधा आधा, क्या दिक्कत है। हम तो आधा आधा का फॉर्मूला 50-50 तो बनाने के लिए सरकार आए थे। तो इन्होंने ये किया होगा, ये तो अब सीबीआई। और मीनवाइल चीफ सेक्रेटरी ने इस डीएम को वहां से हटाया, केस को होम मिनिस्ट्री भेजा कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। एलजी को लिखा और सीबीआई को केस चीफ सेक्रेटरी ने दिया। और 30 सितंबर 2023, 2 महीने पहले ही केजरीवाल के अपने सिग्नेचर से इस डीएम की वहां से ट्रांसफर की गई। विजिलेंस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की जो एक कमेटी बनती है, नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट्री कानून से बनी हुई है, जैसे हर जगह पे सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है तो दिल्ली में सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसमें चीफ मिनिस्टर मुखिया होता है। आपको याद होगा जो अभी कानून जिसको लेके केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वही कानून भारत सरकार ने पास किया था। उसके तहत सितंबर में मीटिंग हुई। मीटिंग में केजरीवाल ने मीटिंग चेयर करी, इसी हेमंत कुमार को विजिलेंस की रिपोर्ट पे वहां से ट्रांसफर किया गया। और आज वही केजरीवाल चीफ सेक्रेटरी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने घपला किया, क्योंकि उस कंपनी में शायद एनएचआई में, मुझे नहीं पता, शायद चीफ सेक्रेटरी के सन इन लॉ वहां पे नौकरी करते हैं। अब एनएचआई में तो हजारों लोग काम करते हैं सर, किसी ना किसी का तो रिश्तेदार निकल ही जाएगा ना दूर का। तो अब सवाल इस बात का है कि ये मैटर है सीबीआई के पास, और ये सारा झगड़ा, ये फाइलें बना के पूरी जल्दबाजी में, जहां अपने मंत्री का 1.5 साल तक ये रेजिग्नेशन नहीं ले सके, 1.5 दिन में 600 पन्ने की फाइल बना के इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई को वो फाइल भेज दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये है सर पूरी कहानी। और विजय जी, मैं ये खबर एक्चुअल में पढ़ रहा था और इसमें जो इन्होंने बात कही है, मैं अपने दर्शकों को भी एक नजर पढ़वा देता हूं। सेकंड पैरा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के बेटे की कंपनी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास साल 2015 में ये जमीन मात्र 75 लाख में खरीदी थी, 2015 में। अब महंगे रेट पर उसी जमीन का भूमि अधिग्रहण द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए हुआ है। इस तरीके से मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को 850 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कई अन्य कंपनियों को भी सरकारी ठेके दिए। बताया जा रहा है कि अब इन कंपनियों की भी जांच होगी। तो ये क्या केस बनाने की कोशिश हो रही है विजय जी? सर देखिए, अब सीधी सी बात है कि केजरीवाल साहब को बदला लेना है। अब कंपनी ने लिया 75, अब ये तो वही बात हो गई ना सर। एक बहुत छोटी सी बात है, जब एक्सप्रेसवे नहीं था, यहाँ पे किसानों की हालत खराब थी, लोग 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए में जमीन देने को तैयार थे। मेरे को भी एक सज्जन मिले थे थोड़े समय पहले, उनसे मैंने ये पूछा कि दिल्ली में आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी मेरा घर है लक्ष्मी नगर एरिया में। तो मैंने कहा लक्ष्मी नगर में तो काफी कंजेस्टेड एरिया, कि नहीं मेरा घर बहुत बड़ा है। मैंने कहा आपका घर बड़ा है मतलब? कहते साहब मेरा घर कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का है, लक्ष्मी नगर एरिया में। मैंने कहा प्लॉट है फ्लैट है? कहते जी प्लॉट है 2000 स्क्वायर फीट। तो मैंने 2000 स्क्वायर फीट मिला किधर से आपको?
कहता जी हमने 1972-73 में खरीदा था, जब यहाँ कोई नहीं आता था, 2 रुपए स्क्वायर फीट जमीन ली थी मैंने। जी जी। आज उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपए स्क्वायर फीट होगी। तो अब अगर कोई ये बोले कि देखिए ये तो घपला हो गया, तो जब वहां पे द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं था और जमीनें वहां खेतों की थी, तो खेतों के रेट पे बिकेगी। और जब वहां पे एक्सप्रेस वे बन गया, डेवलपमेंट हो गया, तो प्राइस एस्केलेशन होना वाजिब है। और उसको अगर आप आधार बनाते हो भ्रष्टाचार का, अभी तो सीबीआई के पास मैटर है, सारे रिकॉर्ड हैं, सर्कल रेट्स हैं, सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, और हर आदमी इस बात को मान रहा है कि ये बदले की भावना से चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन ना हो, इसलिए ये पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी के साथ खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब को कोई बहुत ज्यादा, ठीक है शोर मचाना, कागज बनाना, मंत्री से फाइल लगवाना, सब करना ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और जब ब्यूरोक्रेसी ये बोल रही है कि वही घपला नहीं हुआ है, सारे कागज ऑन, मतलब जितने डिसीजन है ऑन पेपर हैं, तो वो तो सीबीआई के पास जाएगा ही जाएगा। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग जरूर होंगे जो चाहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन ना मिले, क्योंकि इससे उनके चांसेस चीफ सेक्रेटरी बनने के और उनकी प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इंटरनल कॉम्पिटिटिव राइवलरी हो सकती है, लेकिन केजरीवाल साहब के कथन में या उनके स्टेटमेंट में अब जो तथ्य हैं, वो तो अब सीबीआई के पास इंक्वायरी जा रही है, तो वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल सही है। और ऐसे समय पर इस तरह के अधिकारी ही अंदर की खबरें निकाल निकाल करके किसी को देते हैं ताकि चीज़ों को गरमाया जा सके। जो आप कह रहे थे अभी कि ये लोग नरेश कुमार के पीछे पड़ गए हैं, इसका एक और जीता जागता सबूत है ये जो अस्पताल वाला मामला है। अस्पताल को लेकर के भी आतिशी मारलेना ने एक रिपोर्ट सौंपी है और कहा इसमें भी मतलब इनके इनके बेटे को घसीटने की कोशिश की गई है। आज की ही ये खबर है और इसका शीर्षक दिया गया है, अब अस्पताल घोटाले में मुख्य सचिव का नाम, बेटे को पहुंचाया करोड़ों का फायदा। आतिशी ने केजरीवाल को सौंपी रिपोर्ट। यानी 4 दिन के भीतर आतिशी आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं। इसका मतलब पहले द्वारका एक्सप्रेस से रिलेटेड रिपोर्ट सौंप रही हैं, अब किसी अस्पताल घोटाला नाम दिया जा रहा है कि साहब ये जो है पढ़ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अस्पताल घोटाला करने का आरोप लगाया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से बिना टेंडर AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलवाया, जिससे उन्हें सैकड़ों करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया गया। नरेश कुमार के बेटे की कंपनी सिर्फ 7 महीने पहले बनी है, उसे AI सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं है। नरेश कुमार ILBS अस्पताल के चेयरमैन हैं, अब चीफ सेक्रेटरी है, तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उनमें वो चेयरमैन होंगे। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को अस्पताल घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, इससे पहले दिल्ली सरकार, वही द्वारका एक्सप्रेस वाले। क्या लग रहा है आपको, ये सब जो है केवल पेशबंदी के लिए ही है जो आप बता रहे हैं? सर, अब अगर हॉस्पिटल घोटाला हुआ है तो हॉस्पिटल मंत्री कौन था? बगैर मंत्री के कागज के साइन तो आगे नहीं बढ़ता ना सर। सवाल ये है, या तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि इनके मंत्रियों को कुछ नहीं पता था डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इनके हेल्थ मिनिस्टर नकारा थे, नालायक थे, उनको कुछ पता ही नहीं हो रहा था डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो बगैर चीफ मिनिस्टर के और हेल्थ मिनिस्टर के साइन के तो फाइल मूव ही नहीं हो सकती ना सर। जी जी। तो इस फाइल को तो देखना पड़ेगा कि ये फाइल कहां से शुरू हुई और कहां तक गई, किस किस ने सिग्नेचर किए। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि ये खुद फंस जाए इस केस में।
क्योंकि जैसे इन्होंने शीश महल में घोटाला किया था कि 10 करोड़ से ऊपर से अगर कोई कागज होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, ये तो रूल है। तो इन्होंने जो यहाँ पे फाइल चलाई और उसमें ये घोटाले की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें मंत्री और चीफ मिनिस्टर दोनों शामिल थे? क्योंकि साइन किसने किए पेमेंट रिलीज के? ये तो प्रोसीजरल वायलेशन है। चीफ सेक्रेटरी तो फाइल मंत्री से, जो कंसर्न सेक्रेटरी है वो मंत्री को देगा और चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को देगा। साइन होने के बाद ही आगे कार्रवाई होती है। तो अब ये तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खुद हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि केजरीवाल साहब और मार्लेना अपने खिलाफ ही दुनिया भर के सबूत पब्लिक में रख दें। और दूसरी बात तो बहुत सिंपल है सर, कि जो जमीन का घोटाले का केस है वो एक वकील ने केस किया है। अब प्लांटेड वकील होंगे कोई ना कोई इनके। अब सीधी सी बात है कि सीबीआई को उस वकील को बुला के सबसे पहले पूछताछ करनी चाहिए कि भाई तुम्हें अचानक कैसे याद आया, और उसके सारे कॉल डिटेल खंगालने चाहिए। बहुत कुछ पता लगेगा कि वो किस किस के इशारे पे किस किस से कब कब बात कर रहा था। तो ये कई चीजें अभी तो निकल के आएंगी और मुझे लगता है कहीं खुद ना उल्टा फंस जाए इसमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो प्रोसीजर से होगा और उसमें मंत्री का रोल, इनके अधिकारियों का रोल, जूनियर ऑफिसर्स का रोल, सीनियर ऑफिसर्स का रोल। जैसे लीकर घोटाले में एक एक करके परतें खुली हैं, अब ये सारी की सारी परतें, अगर ब्यूरोक्रेसी इनके तो वैसे ही इनसे दुखी है, और ब्यूरोक्रेसी ने अगर फाइल बना के सीबीआई को दे दी कि देखिए ये मंत्री का ये रोल था और इसको बुला के मंत्री ने ये कहा था और ये फाइल पे लिखा हुआ है, ये तो फंस जाएंगे। तो अब तो ये देखना है सर कि आने वाले समय में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कैसे जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तो जिन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इनकी सुनेगा नहीं। वो तो कहेंगे भाई साहब हम तो प्रोसीजर से चलेंगे, आपको पसंद हो या ना हो, और आप ट्रांसफर पोस्टिंग आप वैसे कर नहीं सकते। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली भारत सरकार अपॉइंट करेगी, तो आपको तो अब प्रोसीजर से चलना पड़ेगा, मनमर्जी में कोई ब्यूरोक्रेसी। और ये तो एक अच्छा लेसन है ब्यूरोक्रेसी के लिए, चाहे वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हो या देश के अलग अलग राज्यों में ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबके लिए ये एक अच्छा सबक है कि आप बिल्कुल फुल स्टॉप कॉमा देख देख के काम करिए। कहीं ऐसा ना हो कि यही मंत्री जो आज आपसे फेवर ले रहे हैं वो कल आप ही को फंसा दे। तो ये तो बहुत अच्छा लेसन है भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए। मुझे लगता है इससे करप्शन कम होगा, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी सुनेगी ही नहीं तो मंत्री की फाइलों में वो करप्ट लोगों को जगह कैसे मिलेगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है ये जो टसल है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये हेल्दी डेवलपमेंट है, इसमें खराब कुछ नहीं। विजय जी, एक मसला और सामने आया है। ये आज शाम को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, और संवाद करते हुए इन्होंने कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। एक नज़र डालते हैं जरा, सेकंड पैरा ही यहाँ ले लेते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रह करके आया हूँ। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल में रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं, ऐसा लगता है। हाँ, इनको पता है सर, इनको पता है कि इनको जाना है और इनका पूरा प्रयास है पब्लिक सिंपैथी गेन करना। अब ये बात कर रहे हैं गांधी जी की, ये बात कर रहे हैं भगत सिंह की, किससे कंपेयर कर रहे हो यार? मतलब एक ने देश के लिए कुर्बानी दी, आप जा रहे हो शराब घोटाले के चक्कर में जेल में, आप उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। पूरी जिंदगी गांधी ने कहा कि दारू पीना मना है, आप कहते हो हम घर घर दारू पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा कि वेश्यावृत्ति और चोरी चकारी से भी खराब है शराब, मतलब कि अगर हम कहें नशा। और अगर आप केजरीवाल साहब का देखो तो इन्होंने तो बकायदा पॉलिसी इसीलिए बनाई कि घर घर शराब पहुंचे और लोगों को सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी तरह मिले। तो ये कंपेयर कर किससे रहे हैं?
ये बड़ी जल्दी शायद ये भूल जाते हैं कि लोगों की अब दिमागी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी इन लोगों की। इनको याद रहे या न रहे, समाज याद रखता है। कुछ लोग हैं जो इनको चाहेंगे कि ये किसी भी हालत में बीजेपी दिल्ली में नहीं आनी चाहिए, वो जरूर इनका साथ निभाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा सबका होता है। लेकिन ये कहना और अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करना उचित नहीं है। हाँ, आप मनीष सिसोदिया से कंपेयर कर सकते हो, आप सत्येंद्र जैन से कंपेयर कर सकते हो, आप संजय सिंह से कंपेयर कर सकते हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सर। तो अगर कोई 2 साल जेल में है, कोई 1.5 साल से है, कोई कुछ महीनों से जेल में है, तो उनके एक्सपीरियंस से इनको भी पता लग जाएगा कि जेल में कैसे रहा जाता है। एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 चीजें हाईलाइट कर रहा है मीडिया इनके कार्यकर्ताओं से जो इनका संवाद हुआ है उसको लेकर के। वो 3 बिंदु कौन से हैं? 1 नंबर, जेल जाने से मुझे डर नहीं है। 2 नंबर, भाजपा हमें जेल भेजकर सरकार बनाना चाहती है। तीसरा नंबर जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैं जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूं। हमें सत्ता का लालच नहीं है, 49 दिन के बाद इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मुझसे इस्तीफा मांगा नहीं था। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं 49 दिन के बाद इस्तीफा नहीं देता। मुझसे तो किसी ने मांगा भी नहीं था, फिर भी मैंने इस्तीफा दे दिया था। दुनिया का पहला सीएम हूँ जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। ये जूते की नोक पर इस्तीफा रखते हैं, ये कहाँ से इस तरह के डायलॉग जो हैं इनको सूझते हैं और कितना हास्यास्पद ये चीज़ों को बना करके रख देते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं बच्चों के सिर की कसम खाता हूँ, ना कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा, ना उनका समर्थन लूंगा। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा, गाड़ी घोड़ा भी नहीं लूंगा, हम उतने वेतन भी नहीं लेंगे। इन्होंने क्या क्या नहीं किया बाद में। सर, इनके दोनों स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं इस्तीफा जूते की नोक पे रखता हूं, फिर बीजेपी हमें सत्ता से हटाना चाह रही है, तो सत्ता भी चाहिए, इस्तीफा भी तैयार है। तो इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा ना जब आप जेल जाएंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास? आप जूते की नोक पे रखें या थाली में सजा के दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का कानून, संविधान आपसे इस्तीफा दिलवाएगा और आप उसकी भूमिका आज से बना रहे हैं कि देखिए मैं तो परवाही नहीं करता था, मैंने तो इस्तीफा पहले दिन से तैयार रखा हुआ था। ये तो वास्तव में इस्तीफा इनको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन समन आ गया और ये अरेस्ट हो गए तो उस दिन वो कागज काम आ जाएगा। लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं में, जिसे कहते हैं ना उंगली कटा के शहीद घोषित होने वाली बात है ये, कि देखिए साहब मैं बहुत बड़ा शहीद हूं, मैंने सत्ता छोड़ दी। अरे छोड़ी क्या, मजबूरी थी। आपको अगर छोटे घर में नहीं रहने में बड़ी आसानी थी तो शीश महल बनवाने के लिए आपने सारे कानून ताक पे रख दिए। आपने हर वो काम किया जिसके खिलाफ आपने पार्टी खड़ी की थी। तो ये तो दुनिया देख रही है ना सर, ये कब तक ऐसा चलेगा? ऐसे लोग तो बहुत आए समाज में। कौन पॉलिटिशियन कहता है कि मैं करप्ट हूं? मेरे को बता दो। कौन पॉलिटिशियन है जो ये कहता है मुझे, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं लेकिन कुर्सी किसी को नहीं छोड़नी? अगर ऐसी ही मारामारी है तो रोज ये पंजाब सरकार की एयर टैक्सी लेके कैंपेन करने क्यों निकल जाते हैं अगर कुर्सी नहीं चाहिए तो सवाल इस बात का है कि आप जनसेवा करिए ना। किसने मना किया आपको? आप दिल्ली की ही सेवा करते। आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। कल ही केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट किया है, जब किसी ने कहा था गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंद मचा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, तो कहते हैं मैं किसी को भेजता हूं। तो इनका सिस्टम क्या काम कर रहा है? इनका हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो कहना बड़ा आसान है। आज आप चले जाइए, आज ही मैं आपको बता देता हूं, आप चले जाइए डिफेंस कॉलोनी की सड़कों में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, दिल्ली का पॉश एरिया है। तो ये कहने से थोड़ी होता है सर। इनके घर के बिल्कुल सामने दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है। इनके घर के, जब ये घर से नीचे उतरते हैं, सड़क के दूसरी तरफ
जहां पे येलो फीवर का टीका लगता है, आप जाके वहां कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि मैं गया हूं वहां, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। बिल्कुल इनके घर के सामने, केजरीवाल के घर से आप बाहर निकलिए, सड़क पार करिए, डिस्पेंसरी है, और वहां देख लीजिए क्या हाल है। तो कहने का मतलब यह है सर, ये तो सिर्फ मीडिया के लिए है, बाकी हकीकत जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं। पॉल्यूशन पे इन्होंने बड़े लंबे वादे किए थे, उसका क्या हुआ? दिल्ली का पानी की हालत ये है कि आप पी नहीं सकते, बगैर दिल्ली में आरओ वाटर लगाए, आरओ सिस्टम लगाया, पानी नहीं पी सकते। ये तो क्वालिटी ऑफ वाटर दिल्ली से हमें मिल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें कहने की अलग होती हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और ये जो 2 दिन पहले सुकेश ने एक और लेटर बम फोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि जेलों में कैदियों से वसूली होती है और इसके मास्टरमाइंड जो हैं और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल खुद हैं। और इस मामले की भी सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है। विजय जी, देखिए, ये तो मैं आपसे कह ही रहा हूं, और मेरे चैनल पे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि जेल में ही वसूली का धंधा कर रही है आम आदमी पार्टी, और वो गैंग मंत्री चला रहे हैं। तो क्या बगैर सीएम की कंसेंट के हो सकता है? सुकेश से ही हर महीने 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे, हर महीने, कि जेल में आपको बेसिक सुविधाएं जो कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो देने के लिए, और आपको जेल के अधिकारी तंग नहीं करेंगे, बस ये 2 चीज की गारंटी, कि हम आपको मिनिमम फैसिलिटी देंगे जो कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, और अधिकारी किसी भी कैदी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें इंश्योर करने के लिए 2 करोड़ रुपए महीना सत्येंद्र जैन ने मांगा। तो ये तो सर, मैं कहा ना कि मतलब ये कहते हैं अंधे के हाथ में बटेर लग गई किसी तरह से। इन्होंने हर डिपार्टमेंट में उगाई करी है, हर डिपार्टमेंट में, इसीलिए तो इतने परेशान है ये। हर जगह हर फाइल में घपला निकल रहा है। तो इन्होंने पिछले 10 साल किया क्या है, या 8 साल जो किया क्या है सत्ता में बैठ के? लूटमारी तो करी है, सिर्फ लूटपाट। और किया क्या है? अगर यही चलता रहा तो जो 30-35 केस है तो पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेंगे। तो इसीलिए इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, और जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं, मुझे लगता है जुडिशरी को भी बात समझ में आ गई है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके, प्रायोरिटी में इनके कोई केस की हियरिंग नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं आप आइए कतार में, कम एज पर क्यू, आप कोई वीआईपी नहीं है जो आपकी प्रायोरिटी ली जाए। तो आप कानून के हिसाब से चलेंगे, कोर्ट भी चलेगा, इनको भी चलना पड़ेगा, और ये तो सारे चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, केस लंबे चलेंगे। तो ठीक है, मीडिया जब तक ये सत्ता में है तब तक इनको टैक्स पेयर के पैसे से ये वकील भी हायर कर लेंगे और मीडिया को भी ऐड दे देंगे, लेकिन जब सत्ता में नहीं रहे तब इनका क्या हाल होगा, सोचिएगा सर। और मैं तब भी ये कह रहा हूं कि इन्होंने जितना पैसा उगाही किया है, इन्होंने अपने पर्सनल एसेट्स बना लिए होंगे, चाहे वो आज सोने के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, या शेयर मार्केट में हो। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ओशियन नेटवर्क से जुड़े और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम।